Morning students, today I am going to teach you the second lesson of economics, that is people as a resource. किसी भी कंट्री के लिए पीपल जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। पीपल जो है उस कंट्री के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एसेट भी है और वो इकोनॉमी का भी इम्पोर्टेंट एसेट है रेदर देन लायबिलिटी। अब हम जो है बताएंगे कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है ह्यूमन जो है किसी कंट्री का इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, यानी कि ह्यूमन के द्वारा ही प्रोडक्टिविटी को किया जा सकता है। जैसे कि हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारी चीजें लैंड के ऊपर, लेकिन उसको यूजफुल बनाने का काम कौन करता है? वो ह्यूमन करता है। तो ह्यूमन जो हुआ वो इम्पोर्टेंट रिसोर्स हुआ। अगर पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, एग्रीकल्चर ही है, तो एग्रीकल्चर करने का काम कौन करता है? ह्यूमन करता है। तो ह्यूमन जो है एक किसी कंट्री का इम्पोर्टेंट रिसोर्स हो गया। अब इसके लिए हम जो है जानेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स में जो फैक्टर्स हैं वो कैसे जो है वर्क करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि प्रोडक्शन के 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। तो हम इस चैप्टर में ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करती है हमारी गवर्नमेंट वो ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। जैसे कि ह्यूमन के एजुकेशन पर, ह्यूमन के हेल्थ केयर पे, उसके ट्रेनिंग पे, उसके स्किल पे जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। और इससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है। अब हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन रिसोर्स, हम ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्टमेंट करके उसके कैसे इम्पोर्टेंस को बढ़ा सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है ह्यूमन के एजुकेशन और हेल्थ केयर पे करना चाहिए। हम ह्यूमन के हेल्थ एजुकेशन पे खर्च करके हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। जितना ज्यादा एजुकेटेड पर्सन होगा वो उतना ज्यादा अपना ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट करेगा, ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाएगा और उससे क्या होगा कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, स्टेटस ऑफ लिविंग बढ़ेगा। इसी तरह से हेल्थ केयर, जितना ज्यादा अगर हम हेल्थ केयर पे खर्च करते हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट उस पर इन्वेस्टमेंट करती है ज्यादा से ज्यादा, तो उससे क्या होगा कि एक हेल्दी पीपल जो है अपने लो इनकम को इंक्रीज करके हाई इनकम में कर सकता है। वो ज्यादा काम करेगा, वो किसी भी फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में वो मतलब कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा और जिससे क्या होगा कि इंडस्ट्री का प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो वो जो है हमारे नेशनल इनकम में ऐड होगा। नेक्स्ट पॉइंट है गिविंग ट्रेनिंग टू इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वर्कर। आजकल जो जितने भी इंडस्ट्रीज है या एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी टाइम टू टाइम जो है वर्कर्स को क्या कहता है कि उनकी स्किल को बढ़ाने के लिए उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अच्छा से अच्छा काम करके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे। और जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो उससे उनको भी प्रॉफिट होता है और उनके इनकम की बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग यूजफुल साइंटिफिक रिसर्चेज। उनको जो है अच्छी तरह से यूजफुल साइंटिफिक रिसर्चेज तो उनको बताना पड़ता है टाइम टू टाइम, इसके ऊपर भी जो है उनको प्रोवाइड कराना पड़ता है, जिसके कारण जो है हम जो ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसकी इम्पोर्टेंस को हम बढ़ा सकते हैं। अब साइंटिफिक रिसर्चेज का मतलब ये है कि जैसे कि एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर पहले लोग सीड्स ऐसे ही डाल दिए, बीज बो दिए, हल बैल का यूज करते थे। अब उससे क्या होता था कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन तो होता था बट बहुत ज्यादा नहीं होता था। लेकिन जब से HYV सीड्स यूज किया जाने लगा, हाई एल्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स यूज होने लगे, नए ट्रैक्टर्स, नए इक्विपमेंट्स यूज होने लगे, जिसके कारण जो है क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी क्या हुई? बढ़ने लगी। जब प्रोडक्शन बढ़ा तो उससे क्या हुआ? ये जो है हमारे मतलब कि वर्कर्स जो लेबर है या जो भी एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स लगे हैं उनके जो है इनकम को इंक्रीज किया और उससे जब उनका इनकम इंक्रीज हुआ तो उससे जो है उनका स्टेटस ऑफ लिविंग थोड़ा सा चेंज हुआ। तो इस तरह से हम टाइम टू टाइम यूजफुल साइंटिफिक रिसर्चेस करके हम जो है इसके ऊपर इन्वेस्ट करके हम लोगों को स्किल्ड बनाकर ट्रेनिंग देके हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ऐसा ही काम करती है, वो जो टाइम टू टाइम जो है न्यू टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट कर रही है, जिसके कारण जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, GNP क्या होता है? GNP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है मेजर टू वैल्यू व्हाट द कंट्री सिटीजन प्रोड्यूस इन अ गिवन ईयर।
ये एक ऐसा मेजरमेंट है कि एक साल के भीतर जो एक कंट्री में जो लोग रहते हैं उन्होंने कितना प्रोडक्शन, टोटल कितना प्रोडक्शन किया, इसका जो है एक लेखा जोखा जो रखा जाता है उसको हम कहते हैं जीएनपी। और ये जीएनपी जो है हमारी गवर्नमेंट करती है और ये टाइम टू टाइम जो है इसका मतलब इसकी वैल्यू को मेजर किया जाता है और मेजर करके इसके रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। हम आपको बता दें कि हमने आपको बताया कि जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो लोगों का इनकम भी क्या होता है, बढ़ता है। जब इनकम बढ़ता है तो रहने का स्टाइल चेंज हो जाता है, हमारा सोशल स्टेटस चेंज हो जाता है, एकदम से हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें ये बताएंगे कि वर्चुअस साइकिल क्या होता है। जैसे एक हमारी गवर्नमेंट जो है जैसे एजुकेशन पे खर्च करती है, हेल्थ केयर पे खर्च करती है, तो इससे क्या होता है कि एक एजुकेटेड और हेल्दी पीपल जो है जब वो ज़्यादा पैसा कमाता है तो वो उस पैसे को वो अपने चिल्ड्रन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उसके एजुकेशन पे खर्च करता है, उसके हेल्थ केयर पे खर्च करता है, उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, इसके ऊपर वो ध्यान देता है। और ये साइकिल के रूप में जब चलता रहता है, साइकिल का मतलब रहता है कि एक एजुकेटेड पीपल ने अपने चिल्ड्रन पे किया, फिर जो है वो आगे वैसा ही करेगा, तो इस तरह से ये चलता रहता है। तो इसको हम कहते हैं वर्चुअस साइकिल। और इससे क्या होता है कि और भी ज़्यादा जो है एक पर्सन का डेवलपमेंट होता है। दूसरा आता है आपका विशियस साइकिल। विशियस साइकिल का मतलब होता है एक पुअर पीपल है, वो पुअर पीपल जो है ना तो वो अपने बच्चे के जो है हेल्थ केयर पे ध्यान दे सकता है, ना ही वो उसके एजुकेशन पे ध्यान देता है, जिसके कारण उसकी पॉवर्टी एज अ वैसी बनी रहती है और ना वो जो है बिल्कुल अनहाइजीनिक हो जाता है। और अनहाइजीनिक होने के कारण वो बिल्कुल उसी तरह से कई बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जिसके कारण वो अपने जो है इनकम को ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाता है और उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एकदम से लो हो जाता है और उसी तरह से वो पॉवर्टी में लिपा रह जाता है। तो हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट अगर एजुकेशन और हेल्थ केयर पे किया जाए तो इससे जो है वर्चुअस साइकिल जो है टाइम टू टाइम ये सक्सेसफुल होती है। तो हमारा जो है सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट है आजकल वो एजुकेशन और हेल्थ केयर पे कर रही है। और इवन जो सिटीजन्स भी हैं वो सबसे ज़्यादा अपना जो डेवलपमेंट करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट हो, इसके लिए वो हेल्थ केयर और एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। पॉइंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सबसे पहले हम जानेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है। कोई भी काम जो पैसे के लिए किया जाता है वो काम जो होता है, चाहे वो शॉपकीपिंग हो, चाहे वो आपका रिक्शा चलाने का काम हो, या इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, स्कूल में काम करते हैं, बार्बर है या कॉबलर है, जो भी काम जो कि पैसे के लिए किया जाता है वो काम जो कहलाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को कई ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहले तो इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो ग्रुप है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है। दूसरा ग्रुप है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। और तीसरा ग्रुप है आपका पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। लेकिन आपको इस चैप्टर में सिर्फ पढ़ना है फर्स्ट ग्रुप के बारे में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो सेक्टर है वो है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर जो होता है किसी भी जैसे वो नेचर से रिलेटेड सेक्टर होता है। और ये जो है जैसे कि एग्रीकल्चर, आपका डेयरी, तो एग्रीकल्चर क्या है, ये जो है हमारा प्राइमरी सेक्टर। डेयरी हमें यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस पे डिपेंड है, यानी कि गाय दूध देती है तो वो हो गया, ये नेचुरल प्रोसेस है। तो ये सारी चीजें जो है किसमें आती है? प्राइमरी सेक्टर जो होता है नेचर बेस्ड सेक्टर होता है। और ये ज़्यादातर जैसे कि इसमें फिशिंग, फॉरेस्ट्री हुआ, आपका जो है एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सारी चीज़ें जो है आपके प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं। इसमें हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंगेज हैं। अब हम नेक्स्ट इसको हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। दूसरा जो सेक्टर है वो है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। अब जैसे कि गुड्स जितने भी है उसका प्रोडक्शन जो है इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में किया जाता है, तो या कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क कहीं हो रहा है तो इससे क्या हुआ, कोई चीज़ तैयार होती है
प्रोडक्शन तैयार, प्रोडक्ट बनता है तो वो हो गया आपका सेकेंडरी सेक्टर। और इसमें जो है प्राइमरी सेक्टर जो है रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल हमको सेकेंडरी सेक्टर के लिए मिलता है और इसमें फिनिश्ड गुड्स तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में क्या होता है? टर्सरी सेक्टर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हर तरह की सर्विसेज। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर में जो भी चीजें तैयार की जाती है तो प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल दिया, सेकेंडरी सेक्टर ने उसको तैयार किया, लेकिन उसको मार्केट तक पहुंचाने का काम जो है वो टर्सरी सेक्टर है। तो इसने जो है सर्विसेज प्रोवाइड किया एज अ ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट जो हो गया ये सर्विस दे रहा है, इसलिए ये हो गया टर्सरी सेक्टर। अब इसमें जो है जितने भी सर्विसेज, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे डॉक्टर है, टीचर है, LIC है और बैंकिंग है या ATM है, आपका BPO, KPO, ये जितने भी चीजें हैं जो कि सर्विस दे रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो जो आता है वो टर्सरी सेक्टर में आता है। तो इस तरह से आपने देखा कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर जो है तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। कैसे रिलेट करते हैं? सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से मिलता है और टर्सरी सेक्टर जो है सेकेंडरी सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो तीनों सेक्टर जो है प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और इससे क्या होता है कि इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन बढ़ता है। तो इससे जो है हमारे जो इंडस्ट्रीज को जो प्रॉफिट होती है तो उस प्रॉफिट से जो वर्कर्स उसमें काम करते हैं उसका लेवल जो है क्या होता है, उनका इनकम भी ज़्यादा इंक्रीज होता है और उनका जो लेवल है वो हाई होने लगता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है थोड़ा सा बढ़ने लगता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इनके जो ह्यूमन पीपल हैं उनके एजुकेशन और स्किल पे ज़्यादा हम फोकस करें। तो हमारी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एजुकेशन और स्किल पे फोकस करती है, उसके ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट करती है। अब जो है हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मार्केट एक्टिविटी, दूसरा होता है नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी का मतलब होता है कोई भी काम जिसमें कि हमको पे मिलता है, हम कोई भी काम अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं तो वो होता है मार्केट एक्टिविटी। यानी कि जैसे कि मैं एज ए स्कूल में टीचर का काम कर रहे हैं तो हमको इसके बदले में पे दिया जाता है, जो पैसा मिलता है। तो पैसा जब मिलता है तो ये हो गया मार्केट एक्टिविटी। यानी कि किसी काम को करने के लिए जब पैसा मिलता है, पे किया जाता है उसको उस वर्क के बदले, तो वो हो गया मार्केट एक्टिविटी। नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या होती है? नॉन मार्केट एक्टिविटी में आप कोई भी काम जब करते हैं तो उसके बदले में पे नहीं किया जाता है, आपको उसके बदले में कोई पैसा नहीं दिया जाता है। जैसे कि वीमेन जो है घर में जितना भी डोमेस्टिक वर्क करती हैं, घरेलू काम करती है, उसके बदले में चाहे वो कुकिंग हो, चाहे चाइल्ड केयर हो, चाहे घर में कोई भी काम कर रही है, तो उसके बदले में उनको पैसा नहीं दिया जाता है। तो ये हो गया नॉन मार्केट एक्टिविटी। अब हम नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ अर्निंग एजुकेशन एंड स्किल। हमने देखा कि किस तरह से तीनों सेक्टर वर्क करके प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और कैसे जो है मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटीज जो है, कुछ लोग जो है मार्केट एक्टिविटीज में लगे हैं, कुछ लोग नॉन मार्केट में आते हैं, इसको भी हमने पढ़ाया आपको। अब हम सब चलते हैं कि कैसे एजुकेशन के ऊपर, उनके स्किल के ऊपर खर्च करके हम जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि भी कंट्री में जब सबसे ज्यादा एजुकेशन पे खर्च किया जाता है, उसके स्किल पे खर्च किया जाता है, तो वो जो है वो क्या करता है, प्रोडक्ट को इंक्रीज करता है। हमारे देश में अभी ये बहुत ही लो है, ज्यादा हाई नहीं गया है। जापान जैसे कंट्री में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स है, उनके एजुकेशन, स्किल, ट्रेनिंग और उनके हेल्थ केयर पे ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण जो है वहाँ पर वो एक डेवलप्ड कंट्री है और वो उसके यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी वो दूसरे कंट्री से उसको मतलब कि इंपोर्ट करता है और उससे फिनिश्ड गुड्स बनाकर दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करके जो फॉरेन करेंसी है उसको अर्न करता है। और इस तरह से जापान एक डेवलप्ड कंट्री है। तो आपको हम बताएंगे कि कैसे हमारे देश में मेन और वीमेन के बीच में कैसे ये लो और हाई है। हमारे इंडिया में वीमेन की कैटेगरी जो है वो अभी एजुकेशन में पूरी तरह से नहीं हो पाई। इनके जो है
अभी इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी विमेन है वो अच्छी तरह से एजुकेट नहीं है, जिसके कारण वो इनकम को जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा है मेन जो है हाईली एजुकेटेड होते हैं विमेन की तुलना में, और ये जो है एजुकेटेड होने के कारण ये ज़्यादा से ज़्यादा इनकम को हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमाते हैं। तो हमने देखा कि मेन और विमेन के बीच में जो इनकम का लेवल है वो बहुत ही डिफरेंस है इनके बीच में। तो इसको डेवलप करने के लिए हमारी जो है विमेन एजुकेशन पे फोकस कर रही है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट जो है नवोदय विद्यालय बनाई है कई जगहों पर जो रूरल एरिया से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है गांव के अच्छे टैलेंट बच्चे हैं वो उसमें पढ़ सके और वो पढ़कर अच्छे हाईली एजुकेटेड होकर वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करें और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से क्या होगा, देश को भी फायदा होगा। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारे देश का जीडीपी भी इंक्रीज। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि हमारे कंट्री में किस तरह की पॉपुलेशन की क्वालिटी है, एजुकेटेड पीपल है या अनएजुकेटेड पीपल है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि लिटरेट क्या होता है। कोई भी चिल्ड्रन या कोई भी बच्चा जो कि 7 साल से अधिक उम्र का है और उसको किसी भी भाषा में पढ़ना या लिखना आता है और वो किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से समझ लेता है, तो हम उसको लिटरेट कहते हैं। लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि 1000 में पढ़ने लिखने वालों की संख्या कितनी है, तो इसको हम कहते हैं लिटरेसी रेट। तो हमारे देश में जो है अभी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जो विमेन है उनकी जो लिटरेसी रेट है वो मेन की अपेक्षा बहुत ही लो है। अब हम थोड़ा सा बताएंगे आपको कि इसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। चाहे वो मेन हो या वुमेन, सबको लिटरेट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो है उनके स्किल और ट्रेनिंग को बढ़ाना शुरू किया। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम वोकेशनल ट्रेनिंग लॉन्च करती है और इससे वोकेशनल ट्रेनिंग के दौरान उनको अच्छी तरह से एजुकेट करके उनके इनकम लेवल को बढ़ाया जाता है, ताकि जो है हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है या जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू जो इनकम ग्रुप लेवल है उसको इंक्रीज किया जा सके और उनको टाइम टू टाइम जो है ट्रेनिंग की जाती है। बहुत ऐसे स्कूल खुले हुए जैसे नवोदय विद्यालय जो है रूरल एरियाज में खोले जाते हैं, जहाँ पर कि बच्चों को जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं वो एडमिशन लेते हैं और वहाँ पर उनके टैलेंट को देखकर फिर वो जो है उनके अंदर जो है उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर भी उनको जो है एजुकेट करके और उनको आगे बढ़ाया जाता है, ताकि अपने देश की मतलब कि इनकम लेवल को ऊपर किया जा सके। तो इस तरह से हमारी गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम वोकेशनल ट्रेनिंग और भी अदर ट्रेनिंग्स देकर या डिफरेंट जो टेक्निकल आजकल पढ़ाइयाँ चली है टेक्निकल एजुकेशन देकर उनको जो है एजुकेट कर रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान जो है एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 में लॉन्च किया था और इसका था कि सब पढ़े सब बढ़े, यानी कि कोई भी हो, चाहे वो पुअर हो चाहे रिच हो, जो भी है सबको एजुकेट होना है। तो इसमें जो है ये प्रोग्राम चलाया गया कि 6 से लेकर 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया जाए और इसके लिए एलिमेंट्री स्कूल की भी व्यवस्था की गई। प्राइमरी लेवल के स्कूल हर जगह खोले गए और इसमें जो है ज़्यादातर ये विलेज रूरल एरियाज में खोले गए और इसमें जो बच्चे गांव के बच्चे थे उनको स्कूल में आने के लिए एनकरेज किया जा रहा है। इसके लिए मिड डे मील की व्यवस्था की गई और इस तरह से इसको एनकरेज करके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो रूरल एरियाज में बच्चे हैं वो आकर जो है एजुकेट हो और हमारे देश में एजुकेशन के थ्रू जो है ये डेवलपमेंट किया जा सके। तो इससे काफ़ी एनकरेजमेंट हुआ। गांव के बच्चे जो कि पढ़ना लिखना नहीं चाहते थे वो आकर जो है मिड डे मील के तहत वो जो है उसके बहाने भी जो है स्कूल में आना एडमिशन शुरू कर दिए और इससे क्या हुआ, 2 फायदे हुए। एक तो वो स्कूल आना शुरू किए, दूसरा वह जो उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी थी वो स्कूल की तरफ से फुलफिल होने लगी। तो मिड डे मील में जो है टाइम टू टाइम इसको ये करके और डिफरेंट तरीके से जो है मिड डे मील के थ्रू बच्चों को न्यूट्रिएंट्स दिए जाने लगे और इस तरह से बच्चे स्कूल की तरफ जो है इम्प्रेस होने
लगे। तो ये प्रोग्राम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। अब इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हेल्थ पर। हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत सारे रूरल एरियाज में भी और बहुत सारे ऐसे जो अर्बन एरियाज में भी हॉस्पिटल्स की व्यवस्था की है, गवर्नमेंट ने इसको खोला है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है फीस है और ना ही इसमें लोग ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, ताकि जो है जो हमारे पुअर पीपल हैं वो भी अच्छी तरह से अपना ट्रीटमेंट करा सकें। तो सबसे पहले जो हमारी गवर्नमेंट है वो हेल्थ के ऊपर फोकस किया, मतलब फर्स्ट एजुकेशन, सेकेंड नंबर हेल्थ। तो इस तरह से हेल्थ और एजुकेशन अगर इन दोनों को ठीक कर दिया जाए तो किसी भी सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है और सोसाइटी के डेवलपमेंट से गवर्नमेंट का डेवलपमेंट होता है। इससे इनकम लेवल जनरेट होता है, इनकम लेवल इंक्रीज होता है और ये जो इनकम लेवल जब इंक्रीज होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग धीरे धीरे जो है लोगों का स्टेटस हाई होने लगता है। नेक्स्ट है IMR। IMR क्या होता है? IMR जो है इंडियन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? हमारी गवर्नमेंट हेल्थ पे फोकस करके सबसे ज़्यादा जो रूरल एरियाज में है वहाँ पर पुअर पीपल को भी इससे हेल्प कर रही है। उसके साथ साथ अर्बन एरियाज में बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोले गए हैं, रूरल एरियाज में बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोले गए हैं, जिसके थ्रू जो है हर तरह का ट्रीटमेंट जो है दिया जाता है। और इससे क्या होता है, पीपल जो है वो अपना ये करके कई डिजीजों से छुटकारा पाते हैं। मेन जो है हेल्थ के ऊपर फोकस करने का ये है कि अगर कोई पीपल हेल्दियर है तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो इससे नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है हेल्थ के ऊपर भी लॉन्च करती है। अब हम आते हैं IMR क्या होता है। IMR का फुल फॉर्म होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि 1 साल से छोटे उम्र के बच्चों की मरने की संख्या, यानी कि कितने डेज जो है 1 साल से कम उम्र के बच्चों की हुई, तो ये कहलाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और ये जो है 1000 में निकाला जाता है कि 1000 लोगों के बीच में जो 1 साल से कम उम्र के बच्चों की कितने डेथ हुए। तो इस तरह से हम जब देखेंगे तो केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो सबसे कम है। क्यों है कम? क्योंकि वहाँ के लोग जो है एजुकेटेड हैं और अपनी हेल्थ केयर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसके कारण वहाँ पर IMR बहुत ही कम है। लेकिन वही देखा जाए तो बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में IMR ज़्यादा है। और इससे क्या हो रहा है कि इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो है एजुकेशन पे फोकस किया, टाइम टू टाइम बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स लॉन्च किए और टाइम टू टाइम जो है हेल्थ केयर पे ध्यान दिया गया, ताकि जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम किया जाए। ऐसे हॉस्पिटल्स में जो है मैटरनिटी के ऊपर भी ध्यान दिया गया, जिसके कारण IMR को कंट्रोल। अब हम आपको बताएंगे कि बर्थ रेट क्या होता है और डेथ रेट क्या होता है। बर्थ रेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 1000 लोगों के पीछे कितने बच्चों का जन्म हुआ, ये कहलाता है बर्थ रेट। और ये इसका 1 साल का एक टाइम ड्यूरेशन होता है, इसको हम बोलते हैं बर्थ रेट। डेथ रेट क्या होता है? डेथ रेट जो है नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में 1000 लोगों के पीछे कितने डेथ्स हुए, इसको हम कहते हैं डेथ रेट। तो हमारे देश में बर्थ रेट और डेथ रेट ये भी बहुत ही काफ़ी इसमें डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट हम आते हैं 12th 5-year प्लान हायर एजुकेशन 18 to 28 years, यानी कि जो अभी तक जितना भी 11th 5-year प्लान तक देखा गया तो हमारा जो है एजुकेशन पे काफ़ी फोकस किया गया और इसको जो है 12th 5-year प्लान में ये डिसाइड किया गया कि जितने भी 18 से 23 years के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको जो है हाईली एजुकेटेड किया जाए, जितने भी टेक्निकल एजुकेशन है उनको प्रोवाइड कराया जाए, जितने भी वोकेशनल ट्रेनिंग्स है, वोकेशनल एजुकेशन है उसको प्रोवाइड किया जाए। और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी फोकस किया। इससे क्या हुआ कि जो डेटा 2011 और 12 में थी वो थी 15%, लेकिन वो जो है 12th 5-year प्लान के बाद इंक्रीज होकर 21% हो गई। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो एजुकेशन है, अब एजुकेशन सिर्फ
ये नहीं कि सिंपल एजुकेशन देके हम ये कर दे। अब हमारी गवर्नमेंट जो है वो टेक्निकल एजुकेशन पर फोकस कर रही है। इस टाइम जो है आईटी सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आईटी सेक्टर जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसको जो है गवर्नमेंट जो है हर स्कूलों कॉलेजों में बच्चों को प्रोवाइड करा रही है, ताकि जो है बच्चे इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है जानकारी कर सकें। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम न्यू प्रोग्राम्स, पॉलिसीज जो है इम्प्लीमेंट करके और जो है लोगों को सारे नए नए एजुकेशन जो है प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है कि अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? पीपल हु आर विलिंग टू डू वर्क at the given wage but they cannot find any job। यानी कि लोग काम करना तो चाहते हैं कोई भी वेजेस पे, वेजेस मतलब मजदूरी पे, लेकिन उनको कोई काम नहीं मिलता है। जब काम नहीं मिलता है तो हम इसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको कहा जाता है हिंदी में बेकारी की समस्या। अब ये जो बेकारी की समस्या है ये हमारे देश में काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण ये एक बहुत बड़ी चैलेंज हमारे देश के ऊपर है। तो अभी हम इस चैप्टर में आपको बताएंगे कि वर्क फोर्स ग्रुप के लोग क्या होते हैं। वर्क फोर्स ग्रुप का मतलब होता है जो वर्किंग एज ग्रुप होता है उसको डिवाइड किया गया है। आपको जो है 1 से लेकर 14 ईयर्स तक के जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे, वो उनको जो है वर्क फोर्स में नहीं रखा गया है, लेकिन जो 15 से लेकर 59 ईयर्स तक के जो लोग हैं उनको वर्क फोर्स ग्रुप में रखा गया है। ये वर्किंग एज होती है, इसमें लोग कहीं ना कहीं कोई भी काम करते हैं और उसके बदले उनको वेजेस दिए जाते हैं। और लेकिन जो 60 ईयर्स से हैं या 60 ईयर्स से अबव जब हो जाते हैं तो वो लोग वर्क फोर्स में नहीं रखे जाते, वो काम नहीं कर सकते, वो एज ए पेंशनर्स हो जाते हैं, ओल्ड पीपल जो कि बिना पेंशन के भी घर पे रहते, स्टे करते हैं। अब इसको जो है अनएम्प्लॉयमेंट को, इसका नेचर है, नेचर के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हमारा जो रूरल सेक्टर है उसमें जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा रहता है, अर्बन सेक्टर में ये कम है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है पहले हम ये जानेंगे। सबसे पहले ये है कि जो रूरल एरियाज है उसमें क्या होता है कि एक साल के अंदर कुछ ही मंथ्स होते हैं जिसमें कि जो लेबर है वो गांव के या जो पीपल है वो उस पर काम करते हैं, उनको उस टाइम में जो है वर्क मिलता है। और उसके बाद जो है बाकी टाइम में, बाकी मंथ्स जो होते हैं ईयर के, उस समय वो बेकार रहते हैं। तो ये जो जिस समय फील्ड में फार्मिंग का काम किया जाता है, सोइंग, सीड्स, हार्वेस्टिंग और जितने भी कटिंग प्लांट्स, ये सब जो भी होता है उस टाइम में ये एंगेज रहते हैं। तो ये इनका वर्किंग टाइम पीरियड होता है। और उस बाकी टाइम में जो ये जिस टाइम इनको वर्क नहीं मिलता है तो उस टाइम में ये बेकार हो जाते हैं, इनको कोई काम नहीं होता, उस समय ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अब हम आपको बताएंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल हम बताते हैं, हम एग्रीकल्चर की ओर चलते हैं। एग्रीकल्चर में क्या होता है, एक काम को एक पीपल कर सकता है, लेकिन वो क्या करता है अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उसको एंगेज कर देता है। जैसे मान लीजिए किसी की फैमिली में 5 पीपल हैं तो वो एक काम को कर सकता है, लेकिन 4 लोग और एंगेज उसमें, तो ये जो 4 एक्स्ट्रा पीपल हैं, सरप्लस पीपल, यही कहलाते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये जाकर सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में आपको अर्बन एरियाज में अब वो कुछ ना कुछ वर्क करते हैं जिसके कारण वो अपना इनकम जनरेट करते हैं और इस तरह से वो सोसाइटी का भी डेवलपमेंट करते हैं और कंट्री का भी डेवलपमेंट करते हैं। हम इसमें आपको पढ़ाएंगे कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट का इफेक्ट क्या क्या है। तो सबसे पहले बता दें कि हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है इसके कौन कौन से रीज़न है। सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न है वो है पॉपुलेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या जो हमारे देश में बढ़ती जा रही है जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो है जनरेट हो रहा है। दूसरा है लिटरेसी, आजकल लोग पूरी तरह से लिटरेट नहीं है, तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। तो इस तरह से बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है जिसके कारण हमारे देश में जो है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है। लेकिन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो कौन कौन सा इफेक्ट है। पहला इफेक्ट है कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है, इट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज,
ये जो है मैन पावर रिसोर्सेज को वेस्ट करता है। अब मैन पावर रिसोर्स क्या होता है, जैसे आजकल पढ़े लिखे लोगों के यानी कि एजुकेटेड पीपल की संख्या जो है अनएम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा होती जा रही है। बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, जिसके कारण जो है ये मैन पावर को वेस्ट करता है। नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ होपलेसनेस डिस्पेयर ऑकर अमॉन्ग यूथ। आजकल जो नौजवान युवक हैं उनके अंदर जो है होपलेसनेस की भावना बढ़ती जा रही है बेकारी की समस्या के कारण। वो चाहते हैं कि हम अच्छे पढ़े लिखे हैं तो हमको अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, और जब जॉब नहीं मिलती है तो उन लोग के अंदर जो है निराशा की भावना पैदा होती है। नेक्स्ट है टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। अब जैसे कि इसका मतलब ये है कि ये जो है जो लोग वर्क कर रहे हैं, जैसे आपके घर में एक कमाने वाले हैं और 4 लोग अनएम्प्लॉयमेंट है जबकि एजुकेटेड है, तो जो है अनएम्प्लॉयड पीपल का लोड जो है वो जो नौकरी कर रहा है उसके ऊपर ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से ये इकोनॉमिकली क्या करते हैं, ओवरलोड जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्टेड। अब इससे जो है सोसाइटी में जो लाइफ की क्वालिटी है वो भी इफेक्ट करती है। जैसे कि पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको जो है अगर जॉब नहीं मिलती है तो धीरे धीरे इकोनॉमिकली वो क्या होते जाते हैं, उनका लेवल लो होते जाता है, और इसका इफेक्ट जो है सोसाइटी में, फैमिली में, हर जगह इसका पड़ता है। नेक्स्ट है डिक्लाइन इन हेल्थ स्टेटस। अब इससे जो है हेल्थ स्टेटस पे भी प्रभाव पड़ता है। जितना चाहिए होता है न्यूट्रिशंस वगैरह ये सब नहीं मिल पाता है, जिसके कारण इसका प्रभाव हेल्थ स्टेटस पे पड़ता है। डिपेंडेंस ऑन वर्किंग पीपल। अब इनका डिपेंडेंस जो है पूरी तरह से वर्किंग पीपल पे हो जाती है, यानी कि घर में जो एक काम करने वाले लोग हैं वो पूरी तरह से उस पर जिम्मेदार हो जाते हैं। और इस तरह से हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो है ये हमारे देश में एक बहुत बड़ी चैलेंज है, और इस चैलेंज को गवर्नमेंट टाइम टू टाइम सॉल्व भी करती है। बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं, बहुत सारे, लेकिन हमारे देश में जो एजुकेटेड पीपल है अब उनके जो है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती जा रही है। थोड़े से हम जो है ये सीजनल और डिस्गाइज लेबर के बारे में भी आपको और बता दें कि जो सीजनल और डिस्गाइज लेबर है ये ज़्यादातर आपको रूरल एरियाज में होते हैं। अर्बन एरियाज में इनकी संख्या कम होती है, और ये धीरे धीरे आजकल इनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो ये लोग जो है अब अर्बन एरियाज की तरफ मूव कर रहे हैं और वहाँ पर जाकर कुछ ना कुछ काम करते हैं, जिसके कारण जो है अब इनका इनकम लेवल अब इंक्रीज हो रहा है, और हमारी गवर्नमेंट भी इनके ऊपर फोकस कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर। लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर का मतलब है ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर उसकी तरफ आ रहे हैं। तो हमारा जो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है इसमें ज़्यादातर आपके सीजनल और डिस्गाइज लेबर इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। सब जो है अपने फार्मिंग एग्रीकल्चर जो काम है उसको छोड़कर वो जो है अर्बन एरियाज की तरफ मूव कर रहे हैं, और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में जाकर कोई इंडस्ट्री में काम करता है, कोई जो है मतलब कि ट्रांसपोर्ट में काम करता है, और इस तरह से कुछ ना कुछ वो वर्क करते हैं। तो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ मूव करते हैं। तो हम जो है सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को सबसे ज़्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर मानते हैं। नेक्स्ट है हाउ एजुकेशन क्रिएटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब एजुकेशन जो है कैसे क्रिएट करता है अनएम्प्लॉयमेंट को। अब एजुकेशन भी क्रिएट करता है अनएम्प्लॉयमेंट को, यानी कि जो बेकारी की समस्या है उसको हमारा एजुकेशन से कैसे रिलेट है। आजकल पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। हाई स्कूल, इंटर, BA, MA और भी टेक्निकल पढ़ाई करके लोग जब उनको जॉब नहीं मिल रहा है तो इनकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि मैन का जो मैन पावर है, यानी कि ह्यूमन का मैन पावर वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, वो प्लेसलेस होते जा रहे हैं। उनके अंदर जो है मतलब एक निराशा की भावना पैदा होती जा रही है। वो समाज पे बर्डन होते जा रहे हैं, वो फैमिली पे बर्डन होते जा रहे हैं, और इस तरह से बहुत सारे जो है और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं सोसाइटी में, करप्शंस बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ये सोसाइटी में भी बहुत सारी समस्याओं को जनरेट करता है। तो हमने इस चैप्टर में पूरा देखा कि किस तरह से जो है पीपल एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। आपको हम बता दें कि किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है।
जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सबसे ज्यादा फोकस जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे देते हैं। जैसे जापान हुआ, अमेरिका हुआ, रशिया हुआ, तो ये लोग क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस करते हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स यानी कि ह्यूमन कैपिटल पे फोकस करते हैं, उनके एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रेनिंग, स्किल पे फोकस करते हैं, और टेक्निकली वो इतना ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि जिसके कारण उनका वो डेवलप्ड कंट्रीज के कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह से हमारा देश जो है अभी डेवलपिंग में आता है, क्योंकि अभी इसमें टेक्निकल डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हुआ है। अभी भी हमारे देश में पॉवर्टी है, हमारे देश में लिटरेसी है, जिसके कारण जो है अभी भी हम पूरी तरह से मतलब कि लिटरेट में या एजुकेटेड कैटेगरी में हम पूरी तरह से नहीं आ पाते। कुछ स्टेट्स इंडिया के हैं जो कि आपके लिटरेसी में सब बहुत ज्यादा आगे है, जैसे केरला का एग्जाम्पल मैंने बताया था। तो सबसे ज्यादा अगर ध्यान देना है तो गवर्नमेंट को एजुकेशन, हेल्थ केयर पर फोकस करना होगा। उसके लिए नए नए प्रोग्राम्स और भी लॉन्च करने होंगे, और गवर्नमेंट करती भी है। तो ये जो है इससे क्या होता है कि प्रोडक्शन में इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन जो है इंक्रीज होकर ये जो है नेशनल इकोनॉमी में इसका जीडीपी ऐड होता है, और इस तरह से ये जो है जो जीडीपी ऐड होता है वो कंट्री के डेवलपमेंट वर्क के लिए वो मतलब कि उपयोग में लाया जाता है, यूज में लाया जाता है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने कंट्री में लोगों को एजुकेट करके, लिटरेट करके, और एजुकेशन पे और हेल्थ केयर पे फोकस करके हम अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।